ठीक है भाई, हो गया कनेक्ट। ठीक है भैया, और तो क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले नोट्स होंगे, नोट्स के बाद क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के होंगे। ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होंगे, जो पीवाईक्यू में नीट में आए हुए हैं, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग कराई जाएगी हर चैप्टर की, ठीक है, ताकि तुम्हारे, और उसमें लाइन बाय लाइन में मैं ये भी मार्क कराऊंगा कि किस स्टेटमेंट से नीट का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे सामने रहेंगी सारी चीजें। अब चैप्टर 1 2 3 4 ये सब जो मैंने बताया आपस में क्या आएंगे, रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल तुमने चैप्टर 1 का नाम बोला, क्या नाम बोला भाई, लिविंग वर्ल्ड नाम बोला, ठीक है। तो जो लिविंग है उनके बारे में इसमें पढ़ना है। तो लिविंग कौन होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग होते हैं। तो लिविंग के पास क्या खूबी होती है जो नॉन लिविंग के पास नहीं होती, दे आर मोटाइल, मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई खिलौना रिमोट से चला रहा हूँ वो भी तो मूवमेंट कर रहा है ना। तो लिविंग्स के पास कुछ करेक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग के पास नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये चेयर है, कॉन्शियसनेस, ये बहुत बढ़िया वर्ड बोला है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो दो वर्ड इसने बोले, कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या आएगा भाई, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है, मैंने इस तरीके से फेंका, तुमने आके झपका ली, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कॉन्शियसनेस। ये क्या था, स्टिमुलस, ये क्या था, इसके लिए तुमने क्या करा, रिस्पॉन्स, क्या करा, रिस्पॉन्स करा। तो रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इज नॉन एज कॉन्शियसनेस। पर एक वर्ड इसने एक और बोला जिसका नाम क्या था, सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या बोला, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, अब एक डॉग है, एक डॉग को भी तुम पत्थर इस तरीके से मारोगे तो वो भी अपनी जगह से डरेगा, है ना। आओ भी, एक बच्चा हो रहा है, बैठो। हाँ, तुम ना थोड़ा साइड में हो जाओ या आगे आ जाओ और उसके साइड में आ जाओ, तुम भी उधर ही बैठ जाओ पीछे ही, बैठ जाओ। ये 12th के हैं, साइड में रख दो, बैठ जाओ। क्या नाम है बच्चे, यशिका, यशिता, ठीक है। तो हमने अभी तक डिस्कस करा है कि हम किस तरीके से 11th में बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो हमने बोला सबसे पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर हो गया फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक हो गया है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव कौन से बताए भाई, नीट वाले, ठीक है। किस किस से रिलेटेड तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, सीबीएसई, सीयूटी और नीट की। और एक एक्स्ट्रा चीज कराई जाएगी जिसका नाम होगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशल क्लास हुआ करेगी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम आओगे नहीं आओगे, वो तुम्हारे ऊपर कि तुम उसको यूटिलाइज कर सकते नहीं कर सकते। तो उसमें एनसीईआरटी में प्रोजेक्ट करके, प्रोजेक्टर लगा के, और तुम्हें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का मतलब समझाऊंगा, और उसमें पहले से मार्क करा हुआ होगा कि ये लाइन जो है इसमें नीट का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। चलो जी, अब हम बात कर रहे थे कि चैप्टर जो हैंगे वो आपस में रिलेटेड हैं कैसे, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि लिविंग क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे भाई इन्होंने बताया कि लिविंग वो होते हैं जिनके पास कॉन्शियसनेस होती है या सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो वर्ड बहुत तगड़ा बोला। कॉन्शियसनेस का मतलब मैंने क्या बताया, बताओ भाई। स्टिमुलस के लिए जो रिएक्ट करें। स्टिमुलस क्या होता है भाई, तो फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है, जैसे हो सकता है कि तुम्हें ना ठंड लग रही हो थोड़ी थोड़ी, जैसे मुझे लग रही है हाथों पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्वायरमेंट में क्या आया, चेंज, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। और बार बार जो मैं हाथ इस तरीके से रख रहा हूं ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स, ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स। और जो मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था कि जैसे मेरे पे मार्कर है, मैंने इस तरीके से करा, तुमने आके झपकी, तो ये क्या था, स्टिमुलस, और तुमने जो करा वो क्या था, रिस्पॉन्स, है ना। ये था कॉन्शियसनेस, ये क्या था भाई, साथ साथ बोलना है, ठीक है, गूंगे नहीं रहना। तो ये क्या होता है, कॉन्शियसनेस था, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस एक वर्ड होता है। तो मैंने बताया एक डॉग है, ठीक है भाई, एक डॉग को तुम जाओ और उसको पहले अलर्ट कर दो, ठीक है, सीटी मार के अलर्ट कर दो, तुमने पत्थर उठाया तो डर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तुमने क्या करा, स्टिमुलस, स्टिमुलस के लिए उसने क्या दिया, रिस्पॉन्स। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है, तुम डॉग की हरकत देखो, वो हमेशा ना रोड के बीच में सोएंगे, देखा भाई ऐसा कुछ, गली में, रोड के बीच में, जहां से गाड़ी वाड़ी जा रही होंगी, गाड़ी वाले उनसे बचा के जा रहे हैं, एक आधे साथ में ले जा रहे हैं, है ना, सुनने में आता है ना, मर गया वो गाड़ी वाले ने दबा दिया, क्यों होता है, उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। पर हमें है, हमें पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, फिर भी हम करते हैं गलत, है ना। ह्यूमन के पास क्या होती है, सेल्फ कॉन्शियस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस एक लिविंग का करेक्टर है जो सिर्फ किसके पास पाया जाता है,
ह्यूमन के पास पाया जाता है, हर किसी जानवर के पास नहीं पाया जाता। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है। अब लिविंग वर्ल्ड में हम ये पढ़ेंगे कि भाई हमारे आसपास जो लिविंग है ना वो कई तरीके के होते हैं। हमारे आसपास जो लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं? कई तरीके के होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे आसपास जो लिविंग होते हैं उनका नाम होता है बैक्टीरिया। ठीक है भाई। हमारे आसपास जो लिविंग होते हैं उनका नाम क्या होता है? अमीबा, AMOEBA। मैं अभी किंगडम के नाम नहीं लिख रहा, लिखूंगा बाद में, ठीक है। अभी वो नाम लिख रहा हूं जो तुमने सुन रखे हैं। बैक्टीरिया सुन रखा, अमीबा सुन रखा है, ठीक है। अमीबा, ईस्ट सुन रखा है ना। नेक्स्ट प्लांट देख रखा है ना। एंड एनिमल होता हमें। क्लियर है भाई? तो 5 तरीके के इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म है। और कोई ऐड करना चाहते हो भाई? सर हमने तो सुना, आपने नहीं लिखा। वायरस करना चाहिए इसमें ऐड, यस और नो? क्यों? हाँ भाई, वायरस का क्या दिक्कत है? वायरस के पास अपना खुद का मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। वो जब तक काम नहीं कर सकता जब तक वो किसी की सेल के अंदर ना एंटर कर जाए, क्योंकि उसके पास सेल नहीं होती। वायरस के पास क्या नहीं होती? सेल नहीं होती, ठीक है। इसलिए उसको लिविंग में काउंट नहीं करते। तो मैंने क्या क्या बताया? बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, प्लांट एंड एनिमल। तो जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया का ही किंगडम होता है जिसका नाम होता है मोनेरा। क्या नाम होता है? मोनेरा। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो अमीबा का होता है। प्रोटिस्टा जो होता है किसका होता है? अमीबा का होता है। और फंगस जो होता है वो किसका होता है? ईस्ट का किंगडम होता है। और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम किंगडम ही होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इन सबको पढ़ पाना एक एक करके बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल तुम आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हो, जो सबसे प्राइमरी ड्रीम होती है एक मेडिकल स्टूडेंट की, कि मुझे क्या करनी है? MBBS करनी है। तो तुम सिर्फ किसके बारे में पढ़ोगे? ह्यूमन। एनिमल में भी किसके बारे में पढ़ोगे? ह्यूमन के बारे में। और उसको पढ़ने में कितना समय लगता है भाई? बताओ। 3-4 साल? 6 साल की होगी MBBS, ठीक है। और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप, सिर्फ MBBS बैचलर डिग्री होगी इतनी बड़ी। क्लियर होगी बात भाई? तो एक चीज को पढ़ने में इतना टाइम लगता, बोलो भाई, है? तो भाई इतने सबको पढ़ने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए चैप्टर 2 बना हमारी स्टडी को सिंपल करने के लिए, जिसका नाम क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हमने कुछ पढ़ना शुरू नहीं करा, बस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर के नेम्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? इतने सारे लिविंग हैं, इतने सारे लिविंग को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे लिए क्या करना पड़ा? लिविंग को क्या करना पड़ा? क्लासिफाई करना पड़ा, बांटना पड़ा। इसलिए चैप्टर 2 बना जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला और दूसरा रिलेटेड कैसे समझ में आया? ठीक है। अब भाई इसके अंदर किस किस को कंप्लीट करा गया? चैप्टर 2 में किस किस को कंप्लीट करा गया? बैक्टीरिया पढ़ा दिया, ठीक है। प्रोटिस्टा चैप्टर 2 में पढ़ा दिया। चैप्टर 2 में फंगस पढ़ा दिया। क्या यार, चैप्टर 2 बहुत बड़ा हो गया, तो चैप्टर 3 बनाया। बताओ कौन सा बना चैप्टर 3? गैस करो। प्लांट किंगडम। क्या बात है भाई, चैप्टर 3 कौन सा बना? प्लांट किंगडम। और चैप्टर 4 कौन सा बना भाई? एनिमल किंगडम। समझ में आया? शुरू के 4 चैप्टर इसी ऑर्डर में क्यों है? बैठो, साइड में बैठ जाओ। समझ में आए? शुरू के 4 चैप्टर इसी ऑर्डर में क्यों है? चलो जी, तो एक बार रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा तुमसे पूछेंगे ये चीज, ठीक है। तो मैंने क्या एक बार फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा ना, बच्चे टाइम पे नहीं आ रहे ना, इस वजह से नेक्स्ट क्लास से टाइम पे आना सर। चलो, तो एक बार मैं बता रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। देखो जी, तो हमने बोला कि हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे पढ़ाई की, उस चीज की बात करते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले नोट्स करेंगे हम, ठीक है। नोट्स के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। नोट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या होंगे? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इससे हमारे कौन कौन सी चीजें क्लियर होंगी? CBSE की तैयारी, CUT की तैयारी और नीट की तैयारी, ठीक है। और NCERT लाइन बाय लाइन की एक स्पेशल क्लास हुआ करेगी महीने में 2-3 बार, जिसमें मैं NCERT लाइन बाय लाइन की रीडिंग कराऊंगा और वो समझाऊंगा, ठीक है। और वो होगी प्रोजेक्टर के द्वारा, प्रोजेक्टर लगा के फिर वो कराई जाएगी। क्लियर होगी बात भाई? तो ये हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा। इसमें एक चीज और होगी जो मैं शायद भूल गया बताना,
जो सिर्फ मेरे बैच में होगा, पता चले फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर से भी डिमांड कर रहे हो, तो मंथ में एक जो होता है, फॉर एग्जांपल आज पहली क्लास है, तो जैसे ही अप्रैल मंथ एंड होता है, तो जिस भी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो उसको एक 500 रुपीज का एक प्राइज मिलता है, ठीक है। अब वो कोई कुछ भी हो सकता है, मैं कैश दे देता हूँ, सबसे बढ़िया रहता है वो, ठीक है, मौज करो, ठीक है, जो मर्जी करना है, तो वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे 12th वालों का तो 1 मंथ हो चुका है, तो उनको मिल चुका, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा कि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उनका ऑर्डर किस बेसिस पे है, ठीक है, मतलब इनके जो शुरू के 4 चैप्टर हैं बायो में, किस बेसिस पे इनको चारों को इसी लाइन में रखा हुआ है। तो मैंने बताया जो चैप्टर 1 है उसमें लिविंग के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? लिविंग के बारे में। तो जो लिविंग है वो लिविंग 5 तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, प्लांट और एनिमल। इस दुनिया में 5 तरीके के लिविंग होते हैं। तो हुआ ये कि भाई इतने सारे लिविंग को पढ़ पाना बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, मुश्किल होता है। जैसे मैंने इसका क्या एग्जांपल बताया था, कोई रिपीट करो, करो भाई आरुष, रिपीट, क्या बताया था मैंने एग्जांपल कि पढ़ पाना मुश्किल क्यों है इतने सबको? क्योंकि एक क्योंकि एक एनिमल किंगडम में सिर्फ एक ह्यूमन की पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए एक बच्चे को 10-12 साल लग जाते हैं। क्यों? ड्रॉप भी तो ले रहा है ना, उसके बाद 6 साल की पढ़ाई भी कर रहा है। समझ रहे हो बात? तो एक सिर्फ ह्यूमन को पढ़ने में कितना टाइम लग जा रहा है? बहुत टाइम लग जा रहा है। इतने सबको पढ़ने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इतने सबकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए चैप्टर 2 बना, जिसमें हमने लिविंग्स को क्या कर दिया, क्लासीफाई। तो चैप्टर 2 का नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 3 क्यों बना? चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। चैप्टर 2 में कवर करा बैक्टीरिया, चैप्टर 2 में कवर करा प्रोटिस्टा, चैप्टर 2 में कवर करा ईस्ट। तो चैप्टर 3 क्या बना? प्लांट किंगडम। चैप्टर 4 क्या बना? एनिमल किंगडम। क्लियर होगी बात? तो शुरू के 4 चैप्टर ही हैं, पहले इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं। और भाई देखो, जो ये मंथली वाला जो मैंने बताया हिसाब, वो हर चीज पे डिपेंड करता है, तुम्हारे नोट्स पे भी और तुम्हारे टेस्ट पे भी, ठीक है। तो अपने नोट्स पूरे रखना, नोट्स तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक होगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और जो भी टॉपिक होगी उससे रिलेटेड नीट के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे ये, जहां भी नोट्स होंगे वहीं पे इसको स्टेपल कर लेना या चिपका लेना। तो भाई सोलंकी भाई, रहते कहाँ हो तुम? ऊट में? बेगमपुर में? यादवों के बीच? मोस्टली तो इधर ही है ना, आसपास ऊट में ही है ज्यादातर सब। 12th 11th आरुष भारद्वाज, सेकंड। क्या नाम था तुम्हारा भाई? आशीष। आशीष सोलंकी। 3rd and 4th यासिका, यशिता। यशिता। तुम्हारा नाम? हुजीफा। स्पेलिंग? UZEFA, ठीक है। चलो जी, तो आज है डेट 4 अप्रैल। ठीक है, हो गया इतना? तो इसको जरा इरेज करते हैं और आगे के चैप्टर्स की बात करते हैं।
ठीक है। तो अब प्लांट से रिलेटेड इन्होंने फर्दर 2 चैप्टर्स बनाए, ठीक है, कि जो प्लांट होते हैं ना, इन प्लांट्स के हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को और प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। तो जब भी हम किसी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके लिए एक बायोलॉजी में वर्ड होता है, उसका नाम होता है मॉर्फोलॉजी। क्या नाम होता है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब किसकी पढ़ाई हो रही है भाई? बाहर की, बाहर के स्ट्रक्चर की। तो एक प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, या मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, तो चैप्टर का नाम क्या आएगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स के बाहर के कैरेक्टर्स, प्लांट्स के बाहर के कैरेक्टर्स। बाहर के कैरेक्टर्स क्या होते हैं प्लांट्स के? स्टेम, रूट, जो हम आंखों से देख सकते हैं, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर। तो पूरा चैप्टर इसी पे है। सबसे लास्ट टॉपिक फ्लावर है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बाहर के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, तो प्लांट्स के अंदर के स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे भाई। तो प्लांट्स के अंदर के स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? कोई नाम बताओ। हाँ, सेल, टिश्यू, और जो सुना हो फेमस कि हाँ सर देखो ये प्लांट में ऐसा हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, कोई एक नाम, 2 नाम बताओ यार उस। बहुत बढ़िया। किसका हिस्सा होता है सीप? बोला तो ठीक है तुमने, जाइलम फ्लोएम का। जाइलम फ्लोएम इंटरनल होता है ना भाई। बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताई, चलो और मैं नाम बोलता हूँ, बताना सुना नहीं सुना। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना। तो ये सब किस में आएंगे भाई? चैप्टर 6 में, जिसका नाम होगा एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट चैप्टर। तो इंटरनल चीजों को क्या कहते हैं? एनाटॉमी, ठीक है। और एक्सटर्नल, बाहर को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल मतलब एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे चैप्टर नंबर 6। वैसे फ्लावरिंग प्लांट लिखा होगा पर मैं सिर्फ प्लांट लिखा हूँ। तो एनाटॉमी ऑफ प्लांट हो गया चैप्टर 6। तो प्लांट के बाहर के कैरेक्टर भी पढ़ लिए, प्लांट के अंदर के कैरेक्टर भी पढ़ लिए, और प्लांट किंगडम भी पढ़ लिया। तो अगला किसका होगा? एनिमल का। अगला किसका होगा? एनिमल का। तो अगला जो होता है वो चैप्टर, उसका नाम होता है एनिमल टिश्यू। एनिमल के बाहर के कैरेक्टर्स जो हैं वो आएंगे उसमें एनिमल फिजियोलॉजी में, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पे एनिमल में क्या दिया हुआ है? एनिमल टिश्यू। चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल टिश्यू। अब प्रॉब्लम ये है इस एनिमल टिश्यू में कि हमें ना पहले एनिमल टिश्यू बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था डिटेल में। एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ऐसे करके बहुत बड़ा चैप्टर था ये। ऐसे पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो किडनी होती है, उस किडनी की जो पाइप होती है, उस पाइप के अंदर ये वाला एपिथेलियम होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा करके पढ़ना पड़ता था बहुत डिटेल में। एनसीईआरटी वालों ने क्या करा? एनिमल टिश्यू बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, इसमें एक ही चीज पढ़नी है, फ्रॉग। पहले इसमें पढ़ना होता था फ्रॉग, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, ठीक है, और एनिमल टिश्यू। मतलब एक चैप्टर कराने में बहुत टाइम लगता था। अब इस चैप्टर में सिर्फ क्या आएगा? फ्रॉग, ठीक है। एक ही टॉपिक है 15 मिनट का, जिसका नाम क्या है? फ्रॉग। हम चाहे तो एक चैप्टर आज कर सकते हैं, है ना। तो एक ही टॉपिक है जिसका नाम क्या है? फ्रॉग। किसी के स्कूल में अगर कराया जा रहा हो एक्स्ट्रा तो बता देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। नीट में भी इतना ही आएगा, ठीक है। कहीं ये सोचो कि सर नीट में बच्चों का ना जब 11th 12th होने लग जाती, कहते हैं सर सिलेबस जो हमारे सीबीएसई का था, क्या उतना ही हमें पढ़ना है? उतना ही पढ़ना है तुम्हें, उतने से ही रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, ठीक है। और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं फालतू। इतना ही अच्छे से नहीं करते, इतना ही अच्छे से कर लें तो बात ना बन जाए। अब आते हैं बाद के चैप्टर के बारे में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे प्लांट किंगडम से रिलेटेड हो गया, एनिमल से रिलेटेड हो गया। अब हमारे सेल से रिलेटेड है, जितने भी चैप्टर किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड। तो हमारी सेल बायोलॉजी जो है, सेल के बारे में, सेल बायोलॉजी जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। वैसे सेल नाम है इसका, चैप्टर का नाम ओनली सेल है, ठीक है, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो सेल बायोलॉजी हमारा चैप्टर नंबर 8 है। तो सेल में क्या क्या पढ़ना पड़ता है भाई? पढ़ा किसी ने? गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुना होना ये सब। तो ये किस में आएगा? सेल बायोलॉजी में, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। अब चैप्टर नंबर 9 जो है वो यूं बताएगा कि जो तुम दिन भर ठूस रहे हो या खा रहे हो, उसमें तुम क्या क्या खा रहे हो, है ना भाई। तो क्या क्या खा रहे हैं हम दिन भर में? ऑयल, घी, बटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फैट। क्या हो गया? फैट का ही दूसरा नाम क्या होता है? लिपिड। फैट का ही दूसरा नाम क्या होता है? ऑयल। ये तीनों एक ही नाम होते हैं, ठीक है भाई। तो हम जो भी खा रहे हैं, चाहे हम वनस्पति घी खा रहे हैं, चाहे सरसों का तेल खा रहे हैं, या हम घी खा रहे हैं, चाहे बटर खा रहे हैं, वो किस में आएगा भाई?
फैट में आएगा। क्लियर है, एक कैटेगरी होगी। उसके बाद हम खा रहे हैं गेहूं, ठीक है, चावल, ये आ गया कार्बोहाइड्रेट्स में। किसमें आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स में आ गया। दूसरी चीज समझ में आ गई, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब तुम दाल खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, एग खा रहे हो, क्या हो गया? प्रोटीन, ठीक है। तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब इसके अलावा भी तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हम जब सब्जी खाते हैं, ठीक है, या हम फ्रूट खाते हैं, तो उससे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, है ना, विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सब हमारी बॉडी में क्या बनाती हैं? इनका नाम कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स। इन सबको क्या कहा जाता है? बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स इज आवर चैप्टर नंबर 9। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल हमारा चैप्टर नंबर 9 है। अब एक सेल डिवाइड कैसे करती है, उसके लिए चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम क्या आएगा? सेल साइकिल। ठीक है भाई, सेल साइकिल। यहाँ पे जो चैप्टर मैंने अभी तक लिखवाए हैं, ये तुम्हारे जो भी प्राइवेट में, हाथ ऊपर करो, प्राइवेट में कौन कौन है? सभी प्राइवेट में, चारों ही प्राइवेट में। तुम भी प्राइवेट में ही जाओगे, है ना, नॉन अटेंडिंग से। तो सब क्या हो गए भाई? प्राइवेट वाले हो गए। तो जो शुरू के 10 चैप्टर होते हैं 11वीं में, ये तुम्हारे कट जाते हैं फाइनल में, ठीक है। 90% स्कूल्स में ये शुरू के 10 चैप्टर क्या कर जाते हैं? कट जाते हैं। कट जाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे FA1 में नहीं आएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगे, पहले में आएंगे, पर जब फाइनल पेपर होगा, जो तुम्हारा बिल्कुल 11th का लास्ट का पेपर होगा एकदम, उसमें तुम्हारे शुरू के 10 चैप्टर या तो नहीं आएंगे, या तुम्हें यूं कह दिया जाएगा शुरू के 10 चैप्टर में से बहुत कम आएगा, ठीक है। तो मेन जो तुम्हारा लास्ट में स्कोर डिसाइड करेगा, वो कौन सा चैप्टर डिसाइड करेंगे? 11 से लेके 19 तक आगे वाले, ठीक है। 19 है वैसे चैप्टर, 22 लिखा रहता है, पर है कितने? 19 है, क्योंकि कट गए हैं 2-3 चैप्टर इस वजह से। तो यहाँ पे इसके बाद जो तुम्हारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं, वो तुम्हारे होते हैं 11, 12 और 13। ये तीनों तो आते हैं किसके अंदर? प्लांट फिजियोलॉजी में। किसमें आते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में। तो प्लांट फिजियोलॉजी में इनमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा भाई? प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अंदर कैसे होती है, ठीक है, वो डीपली प्रोसेस पढ़ाई जाएगी। देन पढ़ाया जाएगा तुम्हें कि एनर्जी कैसे बनती है, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन एक चैप्टर है। फिर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन। तो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन में तुमने पढ़ा होगा ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, प्लांट हार्मोन्स के बारे में। क्लियर होगी बात भाई। और इसके बाद के जो चैप्टर हैं 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये सब चैप्टर किससे रिलेटेड है भाई? ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन सी चलती हैं? हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलती है जैसे कि ब्लड, ठीक है, तो ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, एक्सक्रीशन किडनी से रिलेटेड चैप्टर रहेगा, ठीक है, बोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड चैप्टर रहेगा, ठीक है। देन न्यूरॉन से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, ग्लैंड से रिलेटेड है। तो इस तरीके से तुम्हारे चैप्टर रहेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है। अब यहाँ पे तुम्हें स्मार्टली पता होना चाहिए कि तुम्हारे नंबर सबसे ज्यादा किससे बनेंगे। तो मैंने क्या बताया, नंबर सबसे ज्यादा किससे बनेंगे? प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादा नंबर बनेंगे। तो क्या शुरू के 10 में पढ़ाई नहीं करोगे? करनी पड़ेगी भाई पढ़ाई, तो है ना। इसमें सबसे छोटे चैप्टर कौन से हैं? तो सबसे छोटे चैप्टर है ये 3, सेल साइकिल और एनिमल टिश्यू, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारे सबसे छोटे चैप्टर हैं, जो तुम्हारे इस पूरे सिलेबस में बिल्कुल ही 3, 4 और 5 चैप्टर तुम्हारे सबसे छोटे हैं। तो जब भी तुम्हें यूं लगे कि जी हमारे चैप्टर कम हो रखे हैं, हमारे स्कूल में ज्यादा तेज चल रहा है, तो मैं ये करा दूंगा पहले, ठीक है, ताकि तुम्हें ये लगे कि हमारे बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं और हम स्कूल वालों से आगे चल रहे हैं। 5 चैप्टर ये हो जाएंगे, पहला तो हो ही जाएगा 6, क्योंकि इनमें क्या है ना, ये बड़े हैं, ये सब चैप्टर क्या है, बड़े हैं, तो तुम्हें ऐसा लगेगा हम बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है। पर एट द एंड सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे? कुछ तो बताया होगा तुम्हें रिसेप्शन पे, अक्टूबर तक। कब तक कंप्लीट हो जाता है? अक्टूबर एंड तक, मतलब नवंबर 1, 2, 3 आने तक तुम्हारा सिलेबस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। 11th में भी और 12th में भी। तो तुम्हारे पास टाइम कितना रहता है भाई? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने का टाइम तुम्हारे पास रहता है रिवीजन एक्सेट्रा के लिए। क्लियर होगी बात? तो इसको जरा इरेज करते हैं, लिख लो पहले एक बार जो भी लिख रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो भाई बाकी बच्चे भी जरा बताएं उन किस टारगेट से पढ़ाई कर रहे हैं। जो आरुष का तो पता है कि नीट इसको एमबीबीएस ही करना है, ठीक है, जैसे मर्जी करना हो। तुम भाई बताओ, एमबीबीएस ही करना है, चाहे जैसे मर्जी करना पड़े, हैं? चलो बढ़िया है। तो क्योंकि इनके इसके तो फैमिली वालों ने क्लियर कट कर कह रखी है बात कि चाहे प्राइवेट से करानी पड़े चाहे गवर्नमेंट से करानी पड़े, करानी तो एमबीबीएस ही है। तुम दोनों का बताओ भाई। एमबीबीएस फुल कंप्लीट रिजिड। चलो बढ़िया भाई, फिर तो ऐसे इतने सीरियस बच्चे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर पढ़ो भी तो तुम उस हिसाब से, तो धीरे धीरे पता चलेगा कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस रहती है। हो गया, इरेज कर दें। चलो जी, तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है ये हमारी सब्जेक्ट किस में आएगा, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? अरे वही तो पढ़ रहे हो, बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या मतलब होता है? लिविंग। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी ऑफ लिविंग इज नॉन एज बायोलॉजी। लिविंग की स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। तो लॉजी जब जहां पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होता है? स्टडी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड बोलूं बर्ड्स के लिए, किसके लिए बोलूं? बर्ड्स के। तो बर्ड्स के लिए जो बायोलॉजिकल वर्ड है वो होता है ऑर्निथो। क्या नाम होता है? ऑर्निथो। तो ऑर्निथोलॉजी क्या वर्ड होता है? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, तुमने पढ़ा होगा फॉसिल्स के बारे में, है ना? तो फॉसिल्स जो होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है प्लेनेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? प्लेनेटोलॉजी, ठीक है। प्लेनेटोलॉजी इज नॉन एज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेन की स्टडी जब करते हैं तो ज्यादातर क्या भरे हुए हैं? न्यूरॉन्स, है ना? तो न्यूरोलॉजी। क्लियर होगी बात, ठीक है। डाइजेशन से रिलेटेड जब स्टडी करी जाती है तो पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है। फीमेल फीमेल जच्चा बच्चा वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसे कहा जाता है गाइनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, या गाइनेकोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट। बच्चे से रिलेटेड पीडियाट्रिक्स, ठीक है, या पीडियोलॉजी। समझ में आ गई बात? तो लॉजी जब भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा? स्टडी। और बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। अब जो बायोलॉजी है हमारी वो कितने पार्ट्स में बटी हुई है भाई? बायोलॉजी हमारी बटी हुई है दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में बटी हुई है? दो हिस्सों में बटी हुई है। एक प्लांट की बायोलॉजी और एक एनिमल की बायोलॉजी। तो जो प्लांट की बायोलॉजी है उसका नाम क्या होता है? और जो एनिमल की बायोलॉजी उसका नाम क्या होता है? जूलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटनी का मतलब क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जूलॉजी का मतलब क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे इसमें एक आधे सवाल पहले नीट में आए हुए, अब नहीं आते, साइंटिस्ट के नाम पे आए थे पहले, कि जो बॉटनी के फादर थे वो कौन थे और जूलॉजी के जो फादर थे वो कौन थे? पता है किसी को पहले से? ठीक है, तो थियोफ्रैटस कौन थे? थियोफ्रैटस, ठीक है। तो ये किसके थे भाई फादर? बॉटनी के। और एक नाम जो तुमने सुना होगा एरिस टोटल, ये किसके थे? जूलॉजी के, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे स्टडी ऑफ लिविंग इज नॉन एज बायोलॉजी। और बायोलॉजी कितने हिस्से में बटी हुई है? दो पार्ट्स में, ठीक है भाई। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।
दो, कम से कम 2 कलर के पेन रखो अपने पास, ब्लैक और ब्लू, ठीक है, जब भी नोट्स बनाओ अपने। और जो घर पे बनाएगा जाके, खैर वो ना ही बनाओ तो अच्छा है, कोशिश करो यहीं बना लो अपने नोट्स, क्योंकि वो टाइम तुम्हारा इतना रहेगा नहीं। बायो भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्जाम देना है नीट का तो तीनों इंपॉर्टेंट है। चलें भाई आगे बढ़े। लिविंग, तो लिविंग क्या होता है भाई? तो लिविंग वो होते हैं जिनके पास कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जिससे हम उन्हें डिफर कर सकते हैं, किससे? नॉन लिविंग से। तो इनकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है? तो लिविंग जो होते हैं दे हैव फीचर्स। लिविंग्स क्या होते हैं? लिविंग्स आर द ऑर्गेनिज्म, या लिविंग्स आर हैव, सॉरी आर नहीं आएगा, हैव सम फीचर्स। लिविंग के पास क्या होते हैं? कुछ फीचर्स होते हैं बाय विच we differ them by which we differ them from non living, we differ them from non living, जिससे हम इन्हें अलग कर सकते हैं, किससे? नॉन लिविंग से। तो तुमसे ये तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं डिफाइन लिविंग, ठीक है, पर तुमसे ये पूछेगा लिविंग के पास क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ये क्वेश्चन तुमसे हमेशा पूछे जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं या जो फीचर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो ये 5 कैरेक्टर्स होते हैं। लिविंग के कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 5 कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। इसमें से 2 कैरेक्टर्स जो होते हैं और 3 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो मैं अभी लिख रहा हूं, उनको हम कहते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। तो डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं, 2 तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कहने का मतलब क्या है? तो जैसे लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनमें एक्सेप्शन है और जिनमें एक्सेप्शन नहीं है। जिनमें एक्सेप्शन नहीं है वो कौन से हो गए? डिफाइनिंग। और जिनमें एक्सेप्शन है वो कौन से हो गए? नॉन डिफाइनिंग। अब जिनमें एक्सेप्शन है वो कौन कौन से कैरेक्टर रहेंगे? तो इनका नाम होता है भाई ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है? एक्सेप्शन पाई जाती है, ठीक है। और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं लिविंग के? जैसे कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ जो होता है उसका नाम होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से वायरस को नहीं रखा गया, ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक लिविंग के पास होनी चाहिए सेल। क्या होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए। वायरस के पास सेल नहीं होती, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं रखा गया। और 5वां कैरेक्टर होता है जो बताया था, कॉन्शियसनेस। क्या होता है? कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसमें भी 2 होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस, ठीक है। जिसमें जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ किसके पास पाई जाती है? ह्यूमंस के पास पाई जाती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में अब एक एक करके हमें पढ़ना है। पहले लिख लो और उसके इनके मेरे को बारे में नाम सुना दो। तो कैसे सुनाओगे भाई? सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिविंग। बायोलॉजी 2 पार्ट्स में बटी हुई है, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। देन इसके बाद लिविंग। लिविंग के पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, और डिफाइनिंग होते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इतना जल्दी से याद करके सुनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। हो गया? चलो जिसका जिसका होते जाए सुनाते जाओ एक एक करके, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे ही हुआ सबसे पहले। सबसे पहले बताना बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग। देन बायोलॉजी जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी।
और बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ लिविंग पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, लिविंग, है ना। लिविंग वर्ल्ड कहाँ से आया, सबसे पहला टॉपिक बायोलॉजी से। फिर लिविंग पढ़ रहे हैं, लिविंग क्या होते हैं, जिनके पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बाय विच वी कैन डिफर देम फ्रॉम नॉन लिविंग। ये दो तरीके के होते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग कौन से होते हैं और नॉन डिफाइनिंग कौन से होते हैं, ग्रोथ रिप्रोडक्शन क्या हो गए नॉन डिफाइनिंग, और डिफाइनिंग कौन से हो गए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। सुनाओ यही, ये नाम ही सुना दो मेरे को, तो बस यही सुनने हैं कि याद हुए नहीं हुए। डिफाइनिंग होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, डिफाइनिंग होता है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। हाँ, पर वो यहाँ नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ मत लिखना वो चीज। चलो भाई आरुष सुनाओ। हाँ, नाम ही सुनाने हैं। तुम सुनाओ भाई। मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो तुम जिस फ्लो में तुम बोल रहे हो अभी, ठीक है, चीजों को सबके लिए कह रहा हूं, तो तुम जितना ज्यादा फ्लो में उस चीज को अपने माइंड में याद करके बोल पाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग उसे रखेगा। अब जैसे मान लो इन दोनों का फ्लो अच्छा था, इसका भी अच्छा था, अब तुम्हारा फ्लो थोड़ा कम था, ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे रीडिंग स्किल को क्या करेगी, बिगाड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज अपनी चाहे घर पे जाके प्रैक्टिस करके करो, पर जब कुछ दिनों तक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। तो ये करना है कि तुम्हें ना अपना फ्लो अच्छा करना है, कि हमें ना किसी भी वर्ड में अटकना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आएंगे और बच्चे फिर वो याद नहीं कर पाते, फिर लिखते भी गलत हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला कैरेक्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या आएगा, ग्रोथ। तो मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ इसे, और यहाँ पे मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ग्रोथ, तो हेडिंग डाल लेंगे सारे बच्चे ग्रोथ। तो ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो पहले सबसे ग्रोथ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जरा बात करेंगे। ठीक है भाई, बताओ जी, ग्रोथ की क्या डेफिनेशन होती है। बहुत बढ़िया। और इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन लेंथ, आगे हाँ, दो चीजें अब सही बोली ना, है ना। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन साइज। ठीक है, सेल का साइज बढ़ना और सेल का नंबर बढ़ना, ये दो ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के। किस क्या होते हैं, ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं। तो ग्रोथ जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल, नंबर और साइज ऑफ सेल का इंक्रीज होना वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल इज नॉन एज ग्रोथ। ठीक है भाई, अब जो ग्रोथ होते हैं ये दोनों यहाँ पे क्या कहलाते हैं, इंक्रीज इन नंबर एंड साइज, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो इनको क्या लिखा जाता है, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, या ट्विन फीचर्स। ये मैं वर्ड क्यों लिखवा रहा हूँ, ट्विन कैरेक्टर्स और फीचर, आकाश इंस्टीट्यूट में ये वर्ड जो है इस पर क्वेश्चन बना के फिर उसमें टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, कि ग्रोथ के कौन से ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसा कोई नीट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और उन्होंने बनाया हुआ है ये क्वेश्चन कि ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं। ठीक है, तो वहीं से तुम्हें रिलेटेड ये बता रहा हूँ कि कभी सुनो तो पता रहे। तो इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल इज आर कॉल्ड द ग्रोथ। अब ग्रोथ जो होती है इसको हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं। तो इसका हमें पता होना चाहिए रीजन कि इसको नॉन डिफाइनिंग क्यों कहते हैं। तो नॉन डिफाइनिंग क्यों कहा जाता है ग्रोथ को, तो नॉन डिफाइनिंग का क्या रीजन होता है। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग क्यों कहा जाता है, बताओ जी। और कुछ रीजन, और कोई रीजन? नहीं, नॉन लिविंग थिंग के लिए तो हम पढ़ ही नहीं रहे, तो हम लिविंग के लिए पढ़ रहे हैं ना। हम ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ जो है एक लिविंग का कैरेक्टर है, पर उसमें एक्सेप्शन उसको कहा जाता है, मतलब उसको प्योरली एक लिविंग का कैरेक्टर नहीं कहा जाता, इसमें बोला जाता है थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है। तो वो क्यों है, ठीक है, तो जैसे हाँ ग्रोथ रुक जाती है, बात भी ठीक है। ठीक है, तो कुछ रीजन इसके आएंगे। जैसे पहला रीजन है कि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो करती है। ठीक है, कैसे शो करती है, फॉर एग्जाम्पल एक
मट्टी की ट्रॉली आई और उसमें से मट्टी गिरने लगी और वो क्या कर गई, इंक्रीज। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, शिवलिंग जो होता है उसका साइज हर साल बर्फ से इंक्रीज होता है, कहाँ पे, अमरनाथ में, ठीक है। और जब गर्मी आती है उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो नेचुरली उसका साइज बढ़ रहा है और नेचुरली उसका साइज घट रहा है, और वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो कर रही है, पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरा रीजन यहाँ पे ये आएगा कि ब्रिक बाय ब्रिक अरेंजमेंट से जब हम घर बनाते हैं, ठीक है, ईंट के ऊपर ईंट रख के जब हम घर बनाते हैं तो दीवार एक खड़ी हो जाती है, घर एक बन जाता है, और वो किसकी मदद से बना है, नॉन लिविंग की मदद से बना है। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट्स बोली कि ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग इस वजह से है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी क्या शो करती हैं, ग्रोथ शो करती हैं, ठीक है भाई। ये इसका कारण था। तो यहाँ पे पहला कारण क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको नॉन डिफाइनिंग क्यों कहते हैं। तो पहला कारण हैगा नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो करती है, नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो करती हैं, कैसे कि एग्जाम्पल शिवलिंग साइज increase and decrease every year in Amarnath। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रीजन, भाई मैं ईंट वाला एग्जाम्पल नहीं लिख रहा, दूसरा एग्जाम्पल में लिख रहा हूं। चलो तो तुम लोग बताओगे मुझे एक एक करके। ये एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड करा और डिवाइड करके कितनी सेल बना दी, 2 सेल बना दी, क्लियर है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, तो ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ भी तो है, नंबर ऑफ सेल भी तो बढ़ रहा है, वो बड़ी भी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी खा पी के थोड़ी देर बाद, है ना। इसको भी सेटिस्फाई कर देते हैं लोग कि थोड़ी देर बाद ये क्या हो गई, खा पी के बड़ी हो गई। इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल, तो ये ग्रोथ हुआ या रिप्रोडक्शन हुआ, दोनों हुआ ना। तो इस वजह से एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जैसे यूनिसेलुलर हो गए, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गए, इनमें ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रही है, ये कह पाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आती है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction are same, growth and reproduction सेम, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसी दिखती है भाई, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्लियर। तो ये हो गया यहाँ पे पहला टॉपिक, ग्रोथ। चलो जी, तो जरा सुना दो फिर सारे बच्चे। पहला टॉपिक ग्रोथ कंप्लीट, अब सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन। याद कर लो, 1-2 मिनट का टाइम है। हो गया, सवाल सवाल सुनाओ भाई। सबसे पहले डेफिनेशन ग्रोथ की, Growth is increasing number of cells or the size of cell of in an living organism. उसके बाद what we call growth as a non-defined feature. We call the growth as a non-defined feature because living organisms can also, or non-living organisms can also increase in size and size. For example, उसके बाद एक और है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ सेल डिवाइड्स इट ग्रोस इनटू 2 more cells। 2 cells
विच जो हमें देखने में लग रहा है कि नंबर भी बड़ा है, साइज भी बड़ा है, और यहाँ पे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बाइनरी फिजन भी कहेंगे, है ना। बाइनरी फिजन ही तो कहते हैं 1 से 2 में डिवाइड होने को, तो मतलब 2 चीजें हो रही है यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन भी और ग्रोथ भी। चलो जी आरुष, ग्रोथ की डेफिनेशन, साइज ऑफ सेल। ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग क्यों कहते हैं? साइज एवरी ईयर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, उसमें इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम ये कह नहीं पाते हैं, ठीक है, इट इज नॉट वेरी क्लियर कि उसके अंदर ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आया है कुछ स्कूलों में, प्राइवेट में, तो इस तरीके से आया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है उसमें थोड़ा विवाद है, ठीक है, दे आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, ऐसे करके लिखा रहता है। सो फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एक्सप्लेन दिस। तो अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो तो रिलेट कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो रिलेट ही नहीं कर पाते कि पूछना क्या चाह रहा है ये, है ना, क्योंकि वर्ड ही ऐसा लिख दिया कि दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसमें ये पूछना चाह रहा है कि ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये बताना है कि इसमें दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको कॉन्ट्राडिक्टरी कहा है। समझ में आ गई बात? चलो भाई तुम दोनों। हाँ, सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिमिलर, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ट्वेल्थ का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर सिर्फ क्या आएगा? रिप्रोडक्शन, ठीक है। ट्वेल्थ के शुरू के 4 चैप्टर क्या आएंगे भाई? रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। 4 चैप्टर यही हैं। पर जो बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ना रिप्रोडक्शन नाम सुन के, वो सब खत्म हो जाती है उनको पढ़ने के बाद, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं भाई, दिमाग खराब हो जाता है याद कर करके, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो हैगा उसकी डेफिनेशन सबसे पहले भाई, चलो चारों के चारों शुरू हो जाओ, अपनी अपनी डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? और इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना। ये एक प्रोसेस होती है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और बनाते हैं। चलो एक वर्ड पूछते हैं, लिखना मत। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बताओ जी। मेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बहुत बढ़िया भाई। और फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं? सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी, है ना। अभी तो तुमने बोला फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिन मतलब फ्यूजन और गैमेट्स, दिस इज नोन एज सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है? सिनगैमी होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो एक प्रोसेस होती है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये 3 पार्ट्स में होती हैं। एक होता है इसका प्री फर्टिलाइजेशन पार्ट, फर्टिलाइजेशन से पहले का, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का तो मतलब तुमने बता दिया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट जब फ्यूज हुए तो बने भी होंगे, तो प्री में क्या होगा भाई? बनना। तो रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप क्या होता है? गैमेट्स का बनना, गैमेट्स का फ्यूज होना, जाइगोट बनना और उसकी डेवलपमेंट। क्लियर होगी बात? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि पता रहे कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ठीक है भाई। तो डेफिनेशन क्या होती है रिप्रोडक्शन की? एक प्रोसेस होती है by which organism produce young ones of its own kind।
ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है जिससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। फिर दोबारा वही सवाल, व्हाई इट इज नॉन डिफाइनिंग, बताओ जी, व्हाई इट इज नॉन डिफाइनिंग, व्हाई इट इज नॉन डिफाइनिंग, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों है, बोलो जी। वो 12th की मतलब अच्छे पढ़ने में है, अगर कुछ तुम्हें 12th में कभी 11th से रिलेटेड पूछना पड़े तो पूछ लेना, ठीक है। बेसिक से तुमसे छोटी लग रही होगी पर पढ़ने में बहुत अच्छी है, आकृति नाम है इसका, ठीक है। तो व्हाई इट इज नॉन डिफाइनिंग, क्यों है नॉन डिफाइनिंग रिप्रोडक्शन? नहीं, तुम्हें याद है 11th का? और देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बेस्ट, जैसे कि कुछ कपल्स होते हैं उनको शादी के बाद भी बेबी नहीं होता है ना, इनफर्टाइल जो होते हैं। और ये क्या बोल रहा है, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, तो मतलब वो ये वाली लाइन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे, यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो मतलब है तो पर वो लिविंग, उनको मरा हुआ थोड़ी कह देंगे, है ना, तो एक्सेप्शन आ गई। तो इनफर्टाइल कपल, पहला इसका एग्जांपल क्या आएगा, इन फर्टाइल कपल्स। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले ये तो बताओ, समझ में आया? इनफर्टाइल कपल एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, क्या, यंग वंस, देयरफॉर इट इज अ एक्सेप्शन कैरेक्टर। क्लियर है ना, इनफर्टाइल कपल्स। किसी को ना समझ में आया तो पूछो, आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और बताओ क्यों कहते हैं इसे नॉन डिफाइनिंग, और कोई एग्जांपल? हनी बी के बारे में पढ़ा है किसी ने, मधुमक्खी, तो उससे रिलेटेड है अगला वाला, नहीं पता? तो देखो होता क्या है, हनी बीज में क्या होता है कि जो मधुमक्खी होती हैं उनमें ना 3 तरीके की होती हैं। जैसे फीमेल जो होती है, जो मधुमक्खी होती है वो प्रोड्यूस हुई जितनी भी, और उन फीमेल्स को क्या दिया जाता है, फूड, क्या दिया जाता है, फूड, ठीक है, जिसे हम रॉयल जेली कहते हैं। रॉयल जेली खाने के बाद जो मधुमक्खी सबसे हट्टी कट्टी होगी वो क्या बनेगी भाई, क्वीन, क्या बनेगी, क्वीन। तो यहाँ पे जो खा पी के तगड़ा हो सकता है वो क्या बनेगी, क्वीन। और बाकी फीमेल क्या कहलाएंगी भाई, वर्कर बी, क्या कहलाएंगी, वर्कर बीज। क्लियर हो गया? तो इनको पूरी जिंदगी दिहाड़ी करनी है, ठीक है। सुबह उठ के जाओ, खाना ढूंढो, पानी ढूंढो और घर का रास्ता बताओ, ये किसका काम है, वर्कर बी का। अब बात करते हैं किसकी, मेल की। तो मेल में एक ही प्रजाति है, ड्रोन्स, क्या नाम है, ड्रोन्स। तो मेल्स में एक ही प्रजाति है, निगरानी करना, लड़ाई करना, फालतू में लोगों को काटना, सुझा देना, ठीक है, किसका काम है भाई, ये ड्रोन्स का, ठीक है। ये कुछ मेहनत नहीं कर रहे, ये सिर्फ लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। तो ड्रोन्स जो हैं वो मेल होते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ना ये एक्सेप्शन क्यों है भाई, फिर है ना, ये एक्सेप्शन क्यों, जरा इसे भी कंप्लीट कर लेते। तो आज तो मैं पूरा कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, पर बस थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो होता क्या है कि जो फीमेल बी होती है, ठीक है, जो फीमेल बी होती है वो फीमेल बी प्रोड्यूस करती है एग। क्या प्रोड्यूस करती है भाई, एग। इसका डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो क्या प्रोड्यूस करती है, एग। और जो मेल होता है बी, जिसका नाम ड्रोन होता है, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म। चलो जी, तो ये दोनों ने अपने अपने क्या प्रोड्यूस कर दिए, गैमेट, ठीक है। पहला केस, दोनों के दोनों क्या हो गए भाई, आपस में फ्यूज, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, या दूसरा नाम सिनगैमी, क्या कहते हैं, सिनगैमी। सिन मतलब फ्यूजन और गैमी मतलब गैमेट्स की। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई आरुष, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जब भी जाइगोट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, फीमेल। तो मेल कैसे बनेगा, मतलब जाइगोट जब भी बनेगा क्या बनेगा, फीमेल। तो मेल कैसे बनेगा, है ना। तो अब दूसरा केस आता है। तो यहां पे तुमने कहा कि सर इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो मान लो यहाँ पे एक एग और बना था और ये वाला एग कैसा रह गया, अनफर्टिलाइज्ड। कैसा रह गया,
अनफर्टिलाइज। तो ये जो अनफर्टिलाइज एग है ये डेवलप हो जाता है किसमें, मेल में। किसमें डेवलप हो जाता है, मेल में। ठीक है, किसमें डेवलप हो जाता है भाई, मेल बी में। तो मेल बी कैसे बनी, अनफर्टिलाइज एग से। तो ये तो बिल्कुल ही कुदरत का करिश्मा हो गया, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन गया, नया ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना। तो इसमें क्या था, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, इसके 3 पार्ट्स होते हैं कि भाई गैमेट्स बनना, गैमेट का फ्यूज होना और जाइगोट बनना। ये वाली प्रोसेस तो इसने स्किप मार दी। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया इसका, मेल बीज। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया, मेल बीज इन हनी बीज। ठीक है, तो मेल बीज जिनका नाम क्या होता है, ड्रोन्स। तो इनकी वजह से भाई हम क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्लियर होगी बात। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा और डीप में समझाऊंगा, मुझे याद दिला देना, अगर पढ़ के आओगे तो दिलाओगे ही, है ना। तो ये दिला देना, इसमें थोड़ा क्रोमोसोम और ओमोसोम के बारे में बताना है डिटेल में, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए जा सकते हो, पढ़ के आना इतना। ठीक है, रिद्धि क्या लिख लिया, ठीक है। आओ भाई, 12th के बाद देखो।